हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर। एंड आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, आज पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। एंड बेसिकली आज के जो वीडियो में बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इससे ऑलवेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अगर 5 मार्क्स चाहिए आपको एंड एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, बिकॉज इस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ भी आपको मिलने वाला है। दैट्स वाई वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। जो जो मैं बताऊंगा वो सबको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बिना देर किए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे जंप करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो में? तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 3 चीज। एंड वो चीज किस चीज के अंदर आएगा? वो चीज आएगा हमारा कॉमन जेनेटिक डिजीज के अंदर। यानी कि हम लोग 3 ऐसे डिजीज के बारे में बात करेंगे जो कि जेनेटिक डिजीज है। पहला नंबर पे क्या आता है भाई? पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं थैलासीमिया के बारे में। थैलासीमिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले भैया? उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेमोफीलिया के बारे में। क्या? हेमोफीलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब हम लोगों ने थैलासीमिया के बारे में पढ़ लिया, हेमोफीलिया के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ, बिकॉज एक और चीज हम लोगों के पास है, और वो क्या है? वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों चीजों के बारे में हम लोगों को एक एक करके अच्छे से, इसका सिम्टम्स, इसका काउज क्यों होता है एंड होने के बाद क्या क्या होता है, राइट, वो हम लोग सब यहाँ पे अच्छे से जानेंगे एंड सबका डेफिनेशन भी अच्छे से समझेंगे। तो आप अपना पेन और पेपर और कॉपी जो भी है अपने साथ अच्छे से लेकर बैठ जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए बिना देर किए हम लोग सबसे पहले वाले चीज को पढ़ते हैं। एंड वो हम लोगों के पास क्या था? वो था थैलासीमिया। थैलासीमिया, ठीक है। अब ये थैलासीमिया भैया क्या बला है, थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को बता दीजिए। तो देखिए, बेसिकली थैलासीमिया क्या है? ये आपका हेमोलैटिक अनीमिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो खराब तरीके से होगा, यानी एब नॉर्मल हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, तब आपका ये वाला चीज होगा। एंड ये है क्या? ये है हेमोलाइटिक अनीमिया, राइट। ये है हेमोलाइटिक अनीमिया। अच्छा भैया, हेमोलाइटिक अनीमिया है, हाँ। तो ये बताइए कि इसको डिस्कवर किसने किया था, यानी कि सबसे पहले किसने ये डिस्कवर किया था? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, और उनका नाम है कूले। क्या है भैया? कूले, डॉक्टर कूले, अमेरिकन डॉक्टर कूले, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया भैया, इसको डिस्कवर किया था, राइट। एंड ये है क्या? थैलेसीमिया। अगेन बता दूं कि जब आपका हेमोग्लोबिन का एब नॉर्मल सिंथेसिस होगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपका एक तरीके का हेमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे थैलासीमिया। अनीमिया किसको कहते हैं? गूगल पे टाइप कीजिए, इजीली आपको समझ आएगा। नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहां पे एक्सप्लेन आपको करूंगा, बट आई थिंक सो कि अनीमिया के बारे में आपको पता होगा। तो थैलासीमिया तो आपने समझ लिया क्या है थैलासीमिया, बट यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज अच्छा चीज जान लेते हैं, जैसे कि काउज, यानी कि क्यों होता है अनीमिया। दूसरा सिम्टम्स, यानी कि इसका असर क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं काउज। काउज में हम लोग क्या जानेंगे भाई? काउज में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार थैलेसीमिया जो है वो क्यों होता है, ठीक है, या फिर कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज ये है कि थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोजोमल रेसेसिव जीन के अंदर आता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ऑटोजोमल वाला जो वर्ड यूज किया गया है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए ये तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है ये वाला थैलासीमिया। बहुत बारी पूछ दिया जाता है ये चीज, ठीक है। आउटोजोमल, यहां पे मैं लिख दूं आउटोजोमल रेसेसिव जीन, ठीक है। आउटोजोमल रेसेसिव जीन, यानी अगर ये जीन है और इसके साथ एक और जीन है, तो जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ये जो है ये रेसेसिव जीन है तो ये दब जाएगा। बट ये होगा कहाँ? आउटोजोमल में। आउटोजोमल का मतलब क्या होगा? सोमैटिक सेल में, ठीक है। बात समझ आ रहा है? आउटोजोमल रेसेसिव जीन होगा ये, राइट, ओके। अच्छा, तो ये आउटोजोमल रेसेसिव जीन में तो होता है, वेरी गुड। बट यहाँ पे आखिरकार मामला बिगड़ा कहाँ पे? कहाँ पे जो है वो आपका डिफेक्ट हुआ था? कहाँ पे जो ऐसा चीज हुआ है? तो डिफेक्ट जो आपका यहाँ पे हुआ है वो बेसिकली किस जगह पे हुआ है? वो आपका हुआ है कि जीन का जो आपका क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम जो 11 है, उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। जीन का जो लोकेशन होता है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया है। कौन कौन सा? एक आपका क्रोमोजोम नंबर 16, अच्छे से याद रखिएगा, क्रोमोजोम 16। एंड इसके बाद आपका है क्रोमोजोम नंबर 11। तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो बेकार में आप वहां पे खामोश ना बैठे, बल्कि आपके कलम वहां पे बोलने चाहिए। कैसे बोलेंगे? अगर आपको ये सब मालूम होगा तब। तो ये आपको याद रखना है, क्रोमोजोम 16 एंड क्रोमोजोम 11 में थोड़ा सा म्यूटेशन होने के कारण ये वाला डिफेक्ट जो है वो होता है, राइट। अच्छा भैया, तो अब ये बताइए कि और क्या क्या चीज के कारण ये होता है। और दूसरा चीज ये है कि अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन, ठीक है। ये क्या है? ये हेमोग्लोबिन का चेन है, राइट। हेमोग्लोबिन का ये
चेन है, तो उसमें अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन दोनों का अगर जो सिंथेसिस है, यानी कि दोनों का दोनों जो बन रहा है वो अगर गलत तरीके से बना, ठीक है, डिफेक्टिव वे में बना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली आपका उसके कारण ये थैलेसीमिया का डिजीज हो सकता है। और यहाँ पे थैलेसीमिया कितने तरीके का होता है भैया? थैलेसीमिया होता है 3 तरीके का, 3 टाइप्स का थैलेसीमिया होता है। टाइप कौन कौन सा है भैया? टाइप है यहाँ पे अल्फा, और उसके बाद है बीटा, एंड उसके बाद है डेल्टा। तो ये 3 तरीके का थैलेसीमिया होता है, यानी कि पूरा का पूरा थैलेसीमिया के बारे में आपको एक एक चीज अच्छे से डिटेल में यहाँ तक पता चलते चला जा रहा है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, जो है सिम्टम्स, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि जब ये हो गया उसके बाद क्या होगा वो थोड़ा सा बता दीजिए, वो अभी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि ये जो आप बीटा, ठीक है, बीटा जो आप देख रहे हैं, तो बीटा थैलेसीमिया को कूलेज अनीमिया कहते हैं, राइट। बताना क्यों जरूरी है? बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपका यहाँ से 1 मार्क्स उठाया जा सकता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बीटा थैलेसीमिया जो है उसको कूलीज अनीमिया भी कहा जाता है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब काउज जो हम लोगों ने है वो तो देख लिया कि कॉज क्या है इसका, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज, एंड इरेज करने के बाद अब थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या है। किस चीज के बारे में बात करेंगे? इसका सिम्टम्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे, यानी इससे होगा क्या क्या। तो सबसे पहला चीज क्या होगा? हेमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल होगा या फिर लेस होगा, यानी बहुत कम मात्रा में हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, और जो होगा भी वो एबनॉर्मल होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो ग्रो होने से पहले ही मर जाएगा आरबीसी। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में खून का इतना ज्यादा कमी हो जाएगा, इतना ज्यादा कमी हो जाएगा कि डेथ भी हो सकता है, राइट। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, बॉडी में ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, बॉडी में ब्लड कम होने के कारण ये क्या कर सकता है, यहाँ पे आपका हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफकोर्स भाई बॉडी में जो है वो ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आपका हार्ट प्रॉब्लम होगा यहाँ पे बेसिकली। और क्या हो सकता है भाई? और यहाँ पे लीवर बढ़ जाएगा, स्प्लीन बढ़ जाएगा, जिसको आपको लीवर जो इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर को हेपेटोमेगैली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोमेगैली कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपका इनलार्जमेंट ऑफ लीवर को आपने बुक में पढ़ा होगा, अभी आपके पास बुक है तो आप उसमें देख ही पा रहे होंगे। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर में क्या होता है भैया? इनलार्जमेंट ऑफ लीवर तो समझ लिया, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीनोमेगैली कहते हैं, राइट। ओके, उसके बाद और क्या क्या चीज होता है? बहुत चीज होता है, बॉडी में दिन भर थकान महसूस होगा, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड है ही नहीं है, तो क्या भैया वही चीज तो ब्लड है वही नहीं है, तो फिर तो सब कुछ होगा ही। नेक्स्ट यहाँ पे अगर जो बच्चा पैदा होने वाला है, अगर उसको ये चीज अफेक्ट है, अगर उसमें ये चीज है, तो वो पैदा होने से पहले ही डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, राइट। और अगर वो पैदा हो भी गया तो पैदा होते के साथ वो मर जाएगा, इतना ज्यादा डेंजरस है ये थैलेसीमिया। किस तरीके से इससे बचेंगे उसका भी तरीका आगे डिस्कस किया गया है, तो अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आई थिंक सो कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, मैंने बहुत चीज यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैंने बताया है, तो जो जो बताया वो पॉइंट को अपने लैंग्वेज में लिखते जाइए, ताकि एग्जाम के टाइम में यूं फटाफट फटाफट से आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, तो इसको कर लेते हैं इरेज, एंड इरेज करने के बाद अब नंबर 2 वाले पे पहुंच जाते हैं। नंबर 2 वाला हमारा क्या है? नंबर 2 वाला है यहाँ पे हेमोफीलिया। नंबर 2 में क्या है भाई? नंबर 2 में है हेमोफीलिया। एंड ये क्या है? बहुत ही इजी सा चीज है, आप लोगों को एकदम इजी लगेगा। क्या है ये? है बेसिकली कि नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग का जो एबिलिटी है, यानी कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हाथ हल्का सा कट गया, अब हल्का सा आपका जो हाथ कटा है तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अब वो ब्लड जो निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि दिन रात ब्लड निकलता ही रहेगा, एक सर्टेन टाइम आएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, जब वो ब्लड वहां से आपका रुक जाएगा, राइट। होता है ना, आप कभी चाकू वगैरह से यहाँ पे कट गया, नाइफ वगैरह से अगर यहाँ पे हल्का सा कट गया, तो क्या होता है? थोड़ी देर में यहाँ से ब्लड निकलता है, फिर वहां पे क्लोट हो जाता है। बट अगर जैसे ही किसी बंदे को अगर हेमोफीलिया है, तो उसका ब्लड क्लोटिंग का जो एबिलिटी है, ब्लड क्लोटिंग का जो एबिलिटी है, वो बेचारे का एबिलिटी जो है वो खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ब्लड क्लोटिंग का एबिलिटी उसके अंदर बचेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि अगर छोटा सा यहाँ पे अगर कट गया तो इतना खून बहेगा, इतना खून बहेगा कि बॉडी का आधा खून तो उसी में चला जाएगा बेचारे का, ठीक है। तो ये आपका हेमोफीलिया का मतलब क्या हुआ? हेमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लोटिंग का एबिलिटी जो है एक आदमी का रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जो खून जो बह रहा है उसको जमा करने का, यानी खून जमने का जो एबिलिटी है वो रुक जाएगा, जिसके कारण भैया हल्का सा अगर वहां पे स्लाइड सा भी इंजरी हो गया तो ब्लड जो है वो बहता चला जाएगा। एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसका किसने इसको डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया ओटो। क्या भाई? ओटो। ऊपर क्या था भाई?
कूले, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कि कौन किया, ऊपर वाले ने भी अमेरिकन डॉक्टर ही उसको डिस्कवर किए थे, एंड इसको भी अमेरिकन डॉक्टर डॉक्टर ओटो, राइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये हो गया हमारा हेमोफीलिया। बात करते हैं इसके काउज के बारे में। इसका काउज क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए भैया कि इसका काउज क्या क्या है। तो भैया ये होता क्यों है, ये होता है कि आपका एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन होता है। पिछले वाले में क्या हो रहा था हम लोगों का, आउटोजोम था, क्या था आउटोजोम, बट ये एलोजोम है। अगर कोई बोले आउटोजोमल जेनेटिक डिजीज, तुरंत आपको नाम देना है थैलासीमिया, राइट। आउटोजोमल जेनेटिक डिजीज, क्या नाम देना है आपको, तुरंत आपको नाम देना है थैलासीमिया, राइट। बट अब जो हम लोग यहाँ पे दोनों पढ़ने वाले, कलर ब्लाइंडनेस और यहाँ पे हेमोफीलिया, वो दोनों किसके अंदर आएगा, वो दोनों का दोनों आएगा यहाँ पे आपका बेसिकली आउटोजोम नहीं बल्कि एलोजोम के अंदर आएगा, यानी कि सेक्स लिंक्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये वाला जो चीज है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपके एक्स क्रोमोजोम में। कहाँ भैया, एक्स क्रोमोजोम में, एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम में ये प्रेजेंट होगा। अब ये एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होगा, राइट, ओके। एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होगा, एक जीन है जिसका नाम है एच, ठीक है, एच जीन, ठीक है। वो आपका बेसिकली इसके साथ लिंक्ड होगा, और वो होगा कहाँ पे, वो होगा एक्स क्रोमोजोम में। बहुत बार बोल चुका एक्स क्रोमोजोम। अब दो टाइप का यहाँ पे हेमोफीलिया आता है, हेमोफीलिया आएगा, एक होगा हेमोफीलिया ए, दूसरा होगा हेमोफीलिया बी। क्या है ये हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी, उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। अब दोनों जो है वो किसके कारण होता है भैया, दोनों एक्स क्रोमोजोम में जो म्यूटेंट जीन है उसी के कारण ही होता है, राइट। दोनों हेमोफीलिया ए भी, हेमोफीलिया बी भी। अब हेमोफीलिया ए क्या है, देखिए हेमोफीलिया ए जो है उसको रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, रॉयल डिजीज, ठीक है। अब इसको हेमोफीलिया ए को रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया, नाम आपने सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। एंड दैट्स व्हाई ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि व्हाई डज वी कॉल हेमोफीलिया ए एज रॉयल डिजीज। तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है इसलिए इसको हम लोग रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था क्वीन विक्टोरिया के अंदर, राइट। तो ये हेमोफीलिया ए हो गया आपका रॉयल डिजीज। अब हेमोफीलिया ए क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपका ब्लड क्लोटिंग का एक, आपका क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिससे आपका ब्लड जो है वो जमता है, राइट। उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर 8, फैक्टर 8 कहते हैं, फैक्टर 8, ठीक है। नाम लिख लीजिए तुरंत आप, फैक्टर 8 कहते हैं या फिर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80% जो हेमोफीलिया होता है वो ए टाइप का होता है, और जो होता है फैक्टर 8 के कारण होता है, राइट। अब फैक्टर 8 के कारण होगा तो वो हेमोफीलिया ए होगा। वहीं पर अगर फैक्टर 9 के कारण हो रहा है, फैक्टर 9 में अगर डिजीज हो रहा है, यानी कि फैक्टर 8 सही है बट फैक्टर 9 जो है वो खराब हो गया, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका हेमोफीलिया डिजीज ही होगा, यानी उस वक्त भी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो हेमोफीलिया ए क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया कि फैक्टर 8 के कारण हो रहा है तो हेमोफीलिया ए है, और फैक्टर 9 के कारण हो रहा है तो हेमोफीलिया बी है। अबाउट 20% का जो हेमोफीलिया पेशेंट है वो आपका हेमोफीलिया बी के अंदर आता है, और 80% जो है वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए आपके पास ये है, क्या है, ये है कि ये जो हेमोफीलिया बी है उसको क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। क्यों क्रिसमस डिजीज कहते हैं, बिकॉज इनका जो सबसे पहला पेशेंट था उनका नाम था स्टीफन क्रिसमस, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक सो बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा हेमोफीलिया के बारे में। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज, एंड इरेज करने के बाद में इसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आई नो मैं थोड़ा सा स्पीड हो गया हूँ, इसलिए स्पीड चल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं स्पीड नहीं चला तो और ज्यादा पार्ट इसका बन सकता है, तो फिर आप लोगों को ही बोर लगेगा। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा चीज को मैं कवर कर लूँ और ज्यादा पार्ट इसका ना बनाना पड़े, राइट। ओके, तो इसका सिम्टम्स क्या क्या भाई, इसका सिम्टम्स यही है कि नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग जो है वो आपका रुक जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और ज़्यादा ब्लड अगर बाहर निकला तो पेशेंट का जो हालत है बहुत खराब हो सकता है और वो मर भी सकता है। इसका कोई परमानेंट क्यूर, नो परमानेंट क्यूर, नो परमानेंट क्यूर, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि हाँ भैया ये वाला टैबलेट लीजिए, सुबह एक खाइए और शाम में एक खाइए, 10 दिन के अंदर चंगा हो जाइएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, राइट। कोई परमानेंट नहीं है। कैसे ठीक होगा, क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए एक ही चीज कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसमिशन। आपके बॉडी से ब्लड निकला ब्लड चढ़ाइए, ब्लड निकला ब्लड चढ़ाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, राइट। फीमेल्स जो है इसमें कैरियर हो सकती हैं जिनमें एक डोमिनेंट नॉर्मल जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। फीमेल जो है वो क्या हो सकता है भैया, वो हो सकती है कैरियर, फीमेल कैरियर हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एक्स वाले जीन में, राइट, और एक्स वाला जीन में प्रेजेंट हो रहा है, यानी मान लीजिए ये वाला जीन जो है ये आपका ऐसा रहा तो हेमोफीलिया हो जाएगा। बट फीमेल के केस में एक आपका क्या रहता है, एक ये वाला एक्स रहता है, राइट।
क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला एक्स जो है ये इसके सामने डोमिनेंट हो जाएगा, तो फीमेल कैरियर हो सकती है। बात समझ आ गया है? ओके, ये रहा आपका टोटल का टोटल केस हेमोफीलिया के अंदर का, राइट। इससे ज्यादा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा, एंड आई थिंक सो कि मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है, और नोट्स आपने अगर अच्छे से बना लिया होगा, देन ट्रस्ट मी, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आपको फुल में फुल लाने से कोई नहीं रोक सकता है एक्सेप्ट यू। बिकॉज अगर आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे, मैंने जो अभी बताया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है, आपको क्या करना है वही सिंपल लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में लिखना है। यानी मैंने जो बताया है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप बंगाली मीडियम के स्टूडेंट तो आप बंगाली में लिखना है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट तो आपको उर्दू में लिखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको पता है आपको किस चीज में लिखना है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे बेसिकली करना है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक लास्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे, और लास्ट डिजीज क्या है? लास्ट डिजीज यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट, इसको तरीके से हम लोग लेके भी यहाँ से निकलते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। क्या है भाई कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस सिंपल आपका विजन में, कलर को देखने में हम लोगों के आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। क्या, कैसे डिफेक्ट होता है? इसमें बेसिकली ये होता है कि एक पर्सन जो है वो ग्रीन और रेड के बीच में पहचान नहीं सकता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है ग्रीन और रेड के बीच में, राइट। ऐसा होता है इसमें, बात समझ आ रही है। और कभी कभी क्या होता है कि ब्लू में भी होता है, यानी ब्लू कलर में भी डिस्टिंग्विश नहीं होता है, लेकिन बेसिकली आपका अक्सर जो देखा गया है वो ग्रीन या रेड, ठीक है, ग्रीन ग्रीन या फिर रेड। तो ग्रीन और रेड के बीच में ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पाते ग्रीन और रेड, तो इसको क्या कहा जाता है? ये आपका हो गया कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। अब यहाँ पे कभी कभी जो है ब्लू में भी आ जाता है, कुछ ऐसे भी केसेस देखा गया जहाँ पे ब्लू ब्लाइंडनेस हो, यानी ब्लू कलर का ऐसा केस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये हो रहा है विजुअल पिगमेंट के कमी के कारण, विजुअल पिगमेंट के कमी के कारण, ठीक है। इसके बाद हो सकता है मैं नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करूं, तो वहां पे आई चैप्टर में विजुअल पिगमेंट क्या है वो आपको समझ आएगा। ये वो पिगमेंट है जिससे हम लोगों को कलर को देखने में हेल्प मिलता है, राइट। तो ये विजुअल पिगमेंट की कमी के कारण यहाँ पे होता है कलर ब्लाइंडनेस। कौन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर करने वाले का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, और डाल्टन जो है वो खुद ही रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड थे, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड खुद ही थे वो, राइट। इसीलिए रेड ग्रीन कलर जो ब्लाइंडनेस है उसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है कि जिसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉज के बारे में बात करेंगे, यानी कैसे होता है, क्यों होता है, तो अभी हम लोगों को पता है कि ये जो है ये भी आपका किसके कारण हो रहा है? ये भी एक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, राइट। एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो रहा है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे ये वाला चीज हो रहा है। इसीलिए ये भी क्या है? सेक्स लिंक्ड जीन के अंदर ही होगा, यानी कि ये ऑटोसोमल डिजीज नहीं है, ये भी आपका एलोसोम वाला ही डिजीज है, राइट। तो ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल जेनेटिक डिजीज का जैसे ही नाम आए वैसे ही थैलेसीमिया लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार थैलेसीमिया इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, और ये सब भी पूछा जा सकता है, बट इन सब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो थैलेसीमिया वाला है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या चीज है यहाँ पे? नेक्स्ट ये है कि म्यूटेंट जीन जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए, देखिए रेड ब्लाइंडनेस के लिए जो म्यूटेंट जीन है, जो जीन खराब हो चुका है, उसका नाम है प्रोटान। प्रोटान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा तो फिर आप वहां पे चुप से बैठ जाइएगा अगर आपको नहीं मालूम होगा तो, राइट। इसी तरीके से ग्रीन कलर वाले में जो म्यूटेशन होता है उसको कहते हैं ड्यूटान। क्या कहते हैं? ड्यूटान कहें और प्रोटान कहें, ठीक है, ये सही रहेगा। ड्यूटान अच्छा नहीं लगा, ड्यूटान अच्छा लग रहा है। तो ये आपका अलग अलग लोकस में, लोकस मतलब एक पॉइंट होता है क्रोमोसोम में जहां पे एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है। आपको तो पता है क्योंकि इस चैप्टर में तो आपने स्टार्टिंग पार्ट में ये चीज पढ़ा है कि लोकस किसको कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये प्रेजेंट होगा, प्रोटान और ये जो ड्यूटान है, जब वो एक स्पेसिफिक प्रेजेंट पे वो जीन जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसके कारण रेड और ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सिंपली ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इनहेरिटेबल डिजीज है, यानी कि अगर मम्मी पापा को है तो वो चांसेस है कि जो उसका नेक्स्ट जनरेशन उसमें भी हो, राइट। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे यही है कि आपका जो कोन सेल आई के अंदर जो कोन सेल होता है, जैसे कि दो सेल, रॉड सेल, रेटिना के अंदर क्या है? रॉड सेल है और कॉन सेल है। तो जो कोन सेल है वो किसी भी पर्सन में ये पता करना पता नहीं लगा पाता है कि रेड कलर क्या है, ग्रीन कलर कौन सा है, राइट। ये होता है। और उसके अलावा जो है वो नॉर्मल आराम से देख पाता है, सिर्फ ग्रीन और रेड के अलावा, राइट, वो आराम से देख पाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि कलर ब्लाइंडनेस
कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मोस्टली जो है वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल में एक एक्स और एक वाई प्रेजेंट होता है, वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फीमेल के बारे में तो दोनों एक्स एक्स ही प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो एक एक्स होता है वो डोमिनेंट साबित हो जाता है और एक एक्स जो है वो रिसेसिव हो जाता है। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होता है कि फीमेल में तो नहीं होता है उतना ज्यादा, बट मेल में केसेस ज्यादा आता है, यानी जो जो भी ज्यादा केस जितना भी आता है वो अक्सर मेल में ही आता है। तो यहां तक आपका जो भी है डिजीज वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा कि थैलेसीमिया डिजीज को किस तरीके से रोका जा सकता है, तो उसका सिंपल तरीका ये है थैलेसीमिया डिजीज को रोकने का कि जब भी किसी दो के बीच में, ठीक है, जब भी किसी दो एक आपका क्या कहते हैं मेल और फीमेल के बीच में जब भी कभी शादी वगैरह किया जाए, ठीक है, यानी कि जब भी कभी आपका मैरिज वगैरह किया जाए और उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया जाए, तो वहां पे अगर कोई थैलासीमिया का पेशेंट है तो फिर जिनके बीच में शादी हो रहा है उनको ये वाला टेस्ट करवाना है। कौन वाला टेस्ट करवाना है? थैलासीमिया का टेस्ट करवाना है, जिससे कि ये पता चल सके कि इसको थैलासीमिया तो नहीं है। क्या इसको थैलासीमिया तो नहीं है? अगर इसको थैलासीमिया है देन इससे शादी हो सकता है, राइट। अच्छे से सुनिए, अगर मेल को थैलासीमिया है तो वो फीमेल से शादी कर सकता है जिसके पास थैलासीमिया नहीं होना चाहिए। मेल में यानी कि दोनों में से कोई एक ऐसा हो जिसमें थैलासीमिया नहीं है, तब इजीली मैरी हो सकता है। बट अगर अगर यहाँ पे दोनों के दोनों में थैलासीमिया है, राइट, दोनों के दोनों में अगर थैलासीमिया है तो यहाँ पे इन दोनों का शादी नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए भाई? इसलिए नहीं करवाना चाहिए, अगर करवा दिया गया तो जो आने वाला जो बच्चा है उसमें बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि वो थैलासीमिया का पेशेंट हो, इसीलिए यहाँ पे मैरिज नहीं करवाएंगे, राइट। तो इस तरीके से रोका जा सकता है। एंड बाकी जो थ्योरी पोर्शन है वो अपने बुक में आप पढ़ ही लीजिएगा। तो आई थिंक सो कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, एंड हेरिडिटी चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट को वहां पे सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।